हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको रेखाक्षर के बारे में डिटेल में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके पहले आउटलाइंस की तो आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी है। मैं हमेशा यही बोलूँगी दोस्तों कि आउटलाइंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें रहती हैं। ये आउटलाइन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए बनानी, ठीक है। तो डेली आपको आउटलाइंस की तो प्रैक्टिस करनी है। प्लस जो मैंने इसके पहले की जो वीडियो डाली है रेखाक्षर के बारे में डिटेल मैंने उसमें समझाया है कि आउटलाइन या रेखाक्षर होती क्या है, वो देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रेखाक्षर के मिलाने के नियम, ठीक है। रेखाक्षर मिलाने के नियम, रेखाक्षर कैसे मिलाते हैं। तो उसके पहले हम दो चीज़ें सीख लेते हैं, शब्द और रेखाकृति। तो दोस्तों, शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह को जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वही तो शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें दिया एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह, ठीक है। अक्षर हमने लिया, मान लीजिए एक हमने अक्षर लिया ख, फिर हमने दूसरा अक्षर लिया ग। तो ये दो अक्षरों का समूह बन गया, ये दो अक्षरों का समूह बन गया। और इसका क्या अर्थ होता है? इसमें दिया है कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? खग मतलब होता है चिड़िया, तो इसका अर्थ निकल के आया, ठीक है, चिड़िया। तो यही तो शब्द है। तो दो अक्षरों के मेल से या दो अक्षरों के समूह को जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। दूसरा है रेखाकृति। मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, शब्द, रेखाकृति, तो इसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। शब्द हमने बताया, शब्द क्या होते हैं। अब सीखेंगे हम रेखाकृति क्या होती है। तो रेखाकृति एक या एक से अधिक रेखा अक्षरों के मेल से, रेखाक्षर मीन्स आउटलाइन। मैं हिंदी शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं हम, तो रेखाक्षर ही बोलेंगे, आउटलाइन हम बार बार नहीं कहेंगे, रेखाक्षर ही बोलेंगे हम। तो एक है एक से अधिक रेखाक्षरों के मेल से बनी आकृति पूर्ण शब्द की रेखाकृति कहलाती है। मैं सीधे भाषा में कहा जाए कि जब रेखाक्षर या आउटलाइन को आपस में मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है या जो रेखाकृति बनती है, जो भी आकृति बनती है, उसको ही रेखाकृति कहते हैं, जिसका हिंदी भाषा के शब्दों में कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है, कुछ अर्थ होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझेंगे, हमने लिया पंचवर्षीय योजना, ये हिंदी भाषा का शब्द है, पर इसकी हम रेखाकृति कैसे बनाएंगे? रेखाक्षरों के मेल से, रेखाक्षर के मेल से हम बनाएंगे रेखाकृति इसकी, इस शब्द की। तो कैसे बनाएंगे? हमने बनाया पंचवर्षीय योजना, हमको बनानी है आउटलाइन के मेल से। तो ये हमने बनाया पंचवर्षीय योजना। तो ये रेखा अक्षरों के मेल से जो रेखाकृति बनी है, तो इस शब्द की रेखाकृति बनी पंचवर्षीय योजना। तो यही है रेखाकृति। रेखाक्षरों के आपसी मेल से जो रेखाकृति बनती है वही रेखाकृति कहलाती है। रेखाक्षरों के आपसी मेल से जो आकृति बनती है वही रेखाकृति कहलाती है, जिसका हम जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हिंदी भाषा का शब्द निकल के आता है, ठीक है। तो अब नियम की बात करते हैं। तो पहला नियम हमारा यहाँ से शुरू होता है। जब भी हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो हमें पहले नियम ये पता होना चाहिए कि जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो उसमें हमको बिना लेखनी उठाए ही एक बार में लिखना होता है शब्दों को, ठीक है। तो नियम भी यही कहता है कि दो या दो से अधिक रेखाक्षरों को एक ही बार में बिना लेखनी उठाए, मीन्स हमारी पेंसिल की नोक नहीं उठनी चाहिए, एक बार में ही बिना लेखनी उठाए रेखा पर लिखा जाता है रेखाक्षरों को। वही तो पहला नियम है हमारा। तो जैसे हमने उदाहरण लिया अनुसार, तो अनुसार हमने इसकी आउटलाइन बनाई अनुसार, तो इसमें हमने लेखनी नहीं उठाई, एक बार में ही हमने ये शब्द पूरा बना दिया। तो पहला नियम यही कहता है शॉर्ट हैंड का या आशुलिपि का या शीघ्र लेखन का, कि हमें बिना लेखनी उठाए एक बार में ही शब्द बनाने हैं, एक बार में हमको रेखाक्षर बनाना है, एक बार में ही हमको आउटलाइन बनानी है, ठीक है। ये पहला नियम। दूसरा नियम हमारा कहता है दोस्तों कि रेखाकृति में एक रेखाक्षर के अंत से आगामी मतलब आगे का रेखाक्षर का प्रारंभ होता है, ठीक है। साथ ही सभी रेखाक्षर की आकृति समान ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मीन्स जैसे उदाहरण से समझते, लिखा है कम, का और माँ। पहला रेखाक्षर क्या है? का, पहला रेखाक्षर है का, तो इसकी आउटलाइन बनेगी का, और अगला रेखाक्षर है माँ,
तो इसकी आकृति बनेगी माँ। तो का तो हमारा सीधा बनता है सीधी रेखा में, तो वो वैसा ही बनेगा, और माँ हमारा घुमावदार बनता है, इसलिए इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें समझने की चीज़ केवल ये है कि रेखाकृति में एक रेखाक्षर के अंत से, मतलब जहाँ से का रेखाक्षर का अंत हुआ, ये हमने का बनाया, और इसका जहाँ से अंत हुआ वहीं से आगामी रेखाक्षर का प्रारंभ, मतलब अगला रेखाक्षर क्या है हमारा माँ। तो का जहाँ से अंत हुआ वहीं से अगले रेखाक्षर मतलब माँ की शुरुआत हुई। तो का म जोड़ के हमने बना दिया बिना लेख नहीं उठाए। ठीक है, सब नियमों को साथ में लेके चलना है। का म कम। उसी तरह गा डार्क बनाएंगे। डार्क और लाइट का फ़र्क हमको समझना है इसमें। ग म गम। उसी तरह जा, ठीक है, जा और प जप। फिर बा का जहाँ से अंत हुआ वहीं से का की शुरुआत हुई। क, ये हल्की लाइन है का, ठीक है, डार्क लाइन बा, ये का। उसी तरह बप, डार्क लाइन बा, पा की लाइट लाइन, ठीक है, हल्की लाइन प, बप। तो जहाँ से बा का अंत हुआ, बा रेखाक्षर का अंत हुआ, वहीं से पा रेखाक्षर की शुरुआत होगी, मतलब आगामी रेखाक्षर का प्रारंभ हो गया। तो यही हमारा दूसरा नियम कहता है। पहले नियम को लेते हुए चलना है कि बिना लेख नहीं उठाए हमको आउटलाइन बनानी है। दूसरा नियम हमारा है कि जहाँ से पहले रेखाक्षर का अंत हो वहीं से दूसरे रेखाक्षर का प्रारंभ हो। तीसरा नियम हमारा कहता है कि पाई वाला रेखाक्षर, पाई वाला, मैंने आपको आउटलाइंस जब मैंने सिखाई थी पिछली वीडियोस में, उसमें मैंने आपको इस तरीके से आउटलाइन बताई थी कि ये का है, ये पाई निकाल के खा है। तो जो ये पाई रहती है ना, उसी की अब हम तीसरे नियम से हम उस पाई की ही बात करेंगे। ठीक है, तो यदि तीसरे नियम के अनुसार यदि पाई वाला रेखाक्षर रेखाकृति के प्रारंभ में मतलब शुरू में आता है तो पाई प्रारंभ रेखाक्षर में ही लगा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहला अगर प्रारंभिक रेखाक्षर है पाई वाला तो उसकी पाई भी प्रारंभ में ही लगाएंगे, अंत में तो लगाएंगे नहीं। इसलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला शब्द हमारा छठ, तो छा की आउटलाइन बनाए हमने, तो छा हमारा क्या है, पाई वाला रेखाक्षर है। पाई निकालते हुए छ, और टा हमारा दूसरा रेखाक्षर है, तो जहाँ से पाई निकालते हुए छ और जहाँ से छा का अंत हुआ वहीं से टा की शुरुआत हुई, तो टा हमारा बनता है सीधा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमारा ट, तो ये छठ पाई वाला रेखाक्षर है, प्रारंभ में लगा इसलिए इसकी पाई भी हम प्रारंभ में लगा देंगे। यही कह रहा है हमारा तीसरा नियम। उसी तरह खल पाई वाला रेखाक्षर है ख, तो इसकी पाई भी प्रारंभ में ही लगा देंगे, ख ये ल। उसी तरह खग, ये ख और ये ग डार्क बनेगा। ये पाई निकालते हुए ये छ और ये म, पाई निकाली ये छ ये म। ठीक है, छम। ये तीसरा नियम। अब हमारा चौथा नियम कहता है, चौथे नियम के अनुसार कि यदि पाई वाला रेखाक्षर रेखाकृति के मध्य में मतलब बीच में आता है तो पाई उस रेखाक्षर के मध्य में ही काट के लगा दी जाती है। अभी हमारा तीसरे नियम में पाई हमारी प्रारंभ में आ रही थी, तो उसकी पाई भी हम प्रारंभ में लगा रहे थे शब्दों में। ठीक है, जब हम आउटलाइन बना रहे थे। और अगला नियम हमारा है कि पाई वाला रेखाक्षर यदि रेखाकृति के मध्य में, अब मध्य में यदि आता है तो पाई उस रेखाक्षर के मध्य में ही काट के लगा दी जाती है। जैसे हमारा उदाहरण से समझेंगे, पहला शब्द हमारा जखम, तो हमने जा की आउटलाइन बनाई जा, फिर खा की आउटलाइन बनाई हल्की लाइन, और ये माँ, तो मध्य में हमारा पाई वाला रेखाक्षर आया है, इसलिए इसकी जो मध्य में आउटलाइन है तो इसकी पाई कहाँ जाएगी दोस्तों, यहीं इसी के मध्य में काट के लगा दी जाएगी। खा की आउटलाइन में ही उसकी पाई काट के मध्य में ही लगा दी जाएगी। उसी तरह मघम, तो ये माँ, ये घ, ये माँ, तो घा भी हमारा पाई वाला रेखाक्षर है, इसलिए इसकी पाई भी हम इसी रेखाक्षर के मध्य में काट के लगा देंगे। तो ये घम, तभी तो हम पहचानेंगे कि ये घा है, नहीं तो हमें गा लगेगा यदि हम इसकी पाई काट के नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह तीसरा शब्द लिया हमने टखक, ये ट, ये ख पाई वाला रेखाक्षर है, और ये क, तो पाई वाला रेखाक्षर मध्य में है, इसलिए इसकी पाई भी मध्य में ही काट के लगा देंगे, तभी वो हमको लगेगा या दिखेगा कि ये खा हमने बनाया है। तो ये ट, ख और ये क। ठीक है, टखक। अब अगला नियम, पांचवा नियम है कि यदि पाई वाला रेखाक्षर
अभी मध्य में आ रहा था तो मध्य में काट के हम पाई लगा रहे थे, ठीक है। अब यदि पाई वाला रेखाक्षर या आउटलाइन रेखाकृति के अंत में आती है, यदि अब अंत में आएगी तो पाई उसके अंत में ही लगाएंगे, शुरुआत में तो लगाएंगे नहीं। यदि पाई वाला रेखाक्षर रेखाकृति के अंत में आता है तो पाई उस रेखाक्षर के अंत में ही लगा दी जाती है। पहला शब्द लेते हैं, उदाहरण से समझते चलेंगे चीज़ों को और सभी नियमों को साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मघ, ये हमने बनाया माँ की आउटलाइन और हमारा घा बनेगा, पाई वाला रेखाक्षर है ये, तो इसकी पाई देखिए माँ और ये घ और ये इसकी पाई, ठीक है, लास्ट में लगा दी क्योंकि अंत में आया है पाई वाला रेखाक्षर, इसलिए आउटलाइन बनाते टाइम अंत वाले रेखाक्षर की पाई भी हम उसके ही अंत में लगा देते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला अक्षर है चख, चख शब्द क्या है, चख चख, ये च, ये ख और ये पाई अंत में है पाई वाला रेखाक्षर, इसलिए इसकी आउटलाइन जब बनाएंगे तो उसकी पाई उसके अंत में लगा देंगे। उसी तरह ट फ, टफ, फिर ये क फ, कफ, ठीक है, ये क और ये फ, हल्की लाइन फ, ये पाई कफ। शॉर्ट हैंड में हमको हल्की लाइन और डार्क लाइन का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, और पाई का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है हिंदी शॉर्ट हैंड में। चलिए छठवां नियम हमारा कहता है, क्या कहता है हमारा छठवां नियम कि अग्रगामी रेखाक्षर, मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में जिसमें मैंने रेखाक्षर डिटेल में समझाए हैं उसमें मैंने अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी सब कुछ समझाया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो तभी आपको समझ में आएगा कि अग्रगामी, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी क्या होता है, ठीक है। अग्रगामी रेखाक्षर, अधोगामी रेखाक्षर या ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर क्या होते हैं। तो चलिए हम नियम में आते हैं। छठवां नियम हमारा कहता है कि यदि अग्रगामी रेखाक्षर के पश्चात अधोगामी रेखाक्षर आता है, मतलब अग्रगामी मतलब आगे बढ़ते हुए रेखाक्षर, ऐसे बाएं से दाएं तरफ जाते हुए रेखाक्षर के बाद यदि अधोगामी मतलब ऊपर से नीचे बनने वाले रेखाक्षर आते हैं, ये हमारा जैसे कि ये आगे बढ़ते हुए रेखाक्षर मतलब अधोगामी, उसके बाद हमारा यदि आगे बढ़ते हुए रेखाक्षर अग्रगामी, और अगर उसके बाद हमारे अधोगामी रेखाक्षर आते हैं, अधोगामी मतलब ऊपर से नीचे बनने वाले रेखाक्षर, तब अधोगामी रेखाक्षर रेखा तक ही बनेगा। ये अधोगामी जो रेखाक्षर है इस रेखा तक ही बनेगा, ठीक है, रेखा तक ही बनेगा, रेखा से नीचे नहीं जाएगा, रेखा तक ही बनेगा। और जो अग्रगामी रेखाक्षर होते हैं वो अधोगामी रेखाक्षर की ऊंचाई पर पहले ही बना दिए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण से हम इसको अच्छे समझते हैं, जैसे हमने लिया एक शब्द घट, तो ये घा, ये पाई वाला रेखाक्षर है ये, इसलिए इसकी प्रारंभ में ही पाई लगा देंगे, डार्क बनता है घा, और टा हमारा 90 डिग्री पे सीधा बनेगा, तो ये टा ये लाइन तक ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, रेखा तक ही बनेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो अग्रगामी, अग्रगामी के बाद अधोगामी, रेखा तक ही, ठीक है, मतलब अग्रगामी पहले ही बना दिए जाते हैं, अधोगामी के पहले ही अग्रगामी बना दिए जाते हैं, अग्रगामी फिर अधोगामी, और अधोगामी रेखा के नीचे नहीं जाएंगे, रेखा तक ही रहेंगे। फिर अगला शब्द हमारा नथ, उसी तरह ये आगे बढ़ते हुए शब्द नथ, न, और ये था हमारा रेखा तक बनेगा, और ये पाई। अब अंत में है पाई वाला रेखाक्षर, इसलिए इसकी पाई भी हम अंत में लगा देंगे। सभी नियमों को साथ लेते हुए चलना है, ठीक है। फिर अगला शब्द हमारा कट, कट, ये हमने बनाया का, और ये टा लाइन तक ही बनेगा, लाइन से नीचे नहीं जाएगा, तो ये बन गया कट। का और ट हल्की लाइन दोनों की रहती है, का और ट, कट। ना झब, ये ना अग्रगामी रेखाक्षर, झ अधोगामी रेखाक्षर, ठीक है, कैसे, ना अग्रगामी रेखाक्षर, झा अधोगामी रेखाक्षर, और बा भी अधोगामी रेखाक्षर। अब मध्य में आया है पाई वाला रेखाक्षर, जैसा कि मैंने कहा सभी नियमों को साथ लेते हुए चलना है। तो मध्य में आया पाई वाला रेखाक्षर, तो उसकी पाई भी हम काट के मध्य में ही लगा देंगे, तो ये हमारा ना, ये डार्क बना हमारा झा, और ये हमारा डार्क लाइन ब, तो ना झ ब, ठीक है। चलिए फिर हमारा आखिरी नियम है कि यदि अग्रगामी रेखाक्षर मतलब आगे बढ़ते हुए रेखाक्षर के बाद यदि ऊर्ध्वगामी मतलब नीचे से ऊपर जाने वाले रेखाक्षर आते हैं, जैसे हमारा बना अग्रगामी, फिर हमारा ऊर्ध्वगामी आ गया मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं, तो
अग्रगामी रेखाक्षर को रेखा पर ही बनाया जाता है। ठीक है, अग्रगामी रेखाक्षर को हमने रेखा पर बनाया और जहाँ से अग्रगामी रेखाक्षर का अंत हुआ वहीं से बिना लेखनी उठाए ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर का प्रारंभ हो जाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए साइड में बना दिया है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि हमने एक शब्द लिया कल। ठीक है, का है एक अग्रगामी रेखाक्षर जो सीधी लाइन पे बनता है बाएं से दाएं की तरफ, और ला हमारा ऊर्ध्व भी बनता है, अधो भी बनता है, इसलिए हमने अभी अधोगामी डायरेक्शन में ही इसको हम लेंगे, ऊर्ध्वगामी डायरेक्शन में ही लेंगे। तो चलिए समझते हैं, कल कल, तो ये हमने का बनाया अग्रगामी रेखा पर और जहाँ से का अंत हुआ वहीं से ला की शुरुआत हो गई, ऊर्ध्वगामी रूप में बनाया हमने। ठीक है, तो ये का और ये ल। इसी तरह न, ये अग्रगामी रेखाक्षर, और व है हमारा ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर बनता है, तो ये न और बिना लेखनी उठाए हमने यहीं से जोड़ते हुए वा को बना दिया ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ये नव। उसी तरह खल खल, पाई वाला रेखाक्षर है, तो ये ख और ये हमारा ऊर्ध्वगामी ल, तो ये रेखा पर बनाया हमने अग्रगामी रेखाक्षर, तो ये ख और ये ल। उसी तरह म र मर, ये हमारा म आगे बढ़ते हुए रेखाक्षर मीन्स अधोगामी, रेखा पर ही बनेंगे म, और यहाँ से जहाँ से माँ का अंत हुआ वहीं से रा का प्रारंभ हो गया, तो ये माँ और ये ऊर्ध्वगामी रा, म र मर। ठीक है, तो ये हमारे रेखाक्षर मिलाने के कुछ नियम थे दोस्तों। तो इन नियमों को आप बहुत अच्छे से समझिए। मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो भी आप बहुत अच्छे से देखिए, आउटलाइंस की प्रैक्टिस करते रहिए, रेखाक्षर की जो मैंने पिछली वीडियोस में बनानी बताई हैं। मैं हर बार यही कहूँगी कि आउटलाइन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वे बेसिक चीज़ें हैं। जब तक आप आउटलाइंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप शॉर्ट हैंड आसानी से और तीव्र गति से नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए आउटलाइंस की तो प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में हम इन सभी नियमों को सीखते हुए, सभी नियमों को लेते हुए चलना है। तो ये मैंने आज सिखाए हैं आपको इस वीडियो में रेखाक्षर मिलाने के नियम। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं। तो हो सकता है मेरी यह वीडियो उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके। तो थैंक यू दोस्तों। इसके अगली वीडियो में हम स्वर सीखेंगे कि स्वर क्या होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं और रेखाक्षरों में इनका कैसे उपयोग किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।